हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की नींव पड़ी। इसी पॉलिटी से मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी करवाया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहे जिनसे हमारे संविधान की वो नींव है पड़ी भी। क्या क्या कानून लेके अंग्रेज आए थे जो धीरे धीरे करके एक्ट बनते गए, और एक संविधान की एक प्रॉपर भी कैसे सिस्टम चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे चलेगा, उसकी नींव पड़ती गई। ठीक है। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री के चैप्टर भी करवा रखे हैं राजीव अहीर जी की बुक से। पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो कहते हैं कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया के अंदर, और एक्सक्लूसिव राइट है वो मिल जाते हैं कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 1600 में फॉर्मेशन होती है, और क्वीन एलिजाबेथ से ये मोनोपोली के राइट्स लेके आते हैं कि सिर्फ अगर व्यापार करेगी इंडिया के अंदर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी इंग्लैंड से। फिर 1765 में क्या होता है कि जो कंपनी है उसको क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी राइट्स किसको बोलते हैं? दीवानी राइट्स बोलते हैं कि भी राइट्स मिल गए रेवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर। मतलब इन तीन एरिया के राइट्स हैं, दीवानी राइट्स हैं, वो अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। और ये राइट्स इनको कौन देता है? ये मुगल एम्परर शाह आलम देता है कंपनी को, जब बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्परर हार जाता है 1764 में। तो 1765 में कंपनी एवज में क्या लेती है कि आप हमें इन जो एरिया है बंगाल और बिहार, ये यहाँ की जमींदारी हम देखेंगे, दीवानी राइट हम देखेंगे। ठीक है। तो इतने चालाक थे अंग्रेज। और इसको याद रखने, आप कैसे याद रखोगे इनको? अभी कहाँ की दीवानी राइट मिले थे 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बीबीओ करके याद रख लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, बीबीओ। और वैसे भी अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं आ रहा तो देखो, मैं ये मान लो कि ये हमारे इंडिया का मैप है ना। तो यहीं पे कहीं पे क्या है? बंगाल है। बंगाल के साथ लगता ही क्या है? बिहार है। और बंगाल के साथ लगता ही यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है। तो इस तरह से भी ये तीनों एरिया साथ साथ हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मर्जी याद रख लो, बात है याद रखने की। कि दीवानी राइट, दीवानी राइट मतलब कि इनको सिर्फ किससे मतलब था? पैसे से मतलब था। पैसे पे राइट हमारा होना चाहिए और सिविल जस्टिस हम करेंगे, चोरी चकारी क्राइम का तुम लोग देख लेना, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। दिस स्टार्टेड द कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर, और यहाँ से टेरिटोरियल पावर है वो शुरू हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1858 में सिपाही म्यूटनी होती है, आपने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो 1857 की क्रांति जब होती है तो 1858 में फिर क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन का रूल आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन के रूल का मतलब है कि 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने आप में राजा थी। अब जब इतना कुछ हो रहा था इंडिया के अंदर, और इंडिया से इतना प्रॉफिट गेन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यूके के राजा को, मतलब कि इंग्लैंड के राजा को भी, सॉरी, ब्रिटेन के राजा को भी ये लगने लग गया था कि इंडिया को हाथ से नहीं जाने देना है। अगर इंडिया को हाथ से नहीं जाना जाना है तो अब कंपनी की बहुत ओली कंपनी ने मचा दी है अति, और इनको यहाँ से अब निकालो। तो सीधा टेक ओवर कौन कर लेता है कंपनी के ऊपर? किंग कर लेता है टेक ओवर। मतलब ब्रिटेन का जो किंग है वो टेक ओवर कर लेता है कंपनी को। फिर इसके बाद ये जो रूल है वो कंटिन्यू रहता है जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते, 15 अगस्त 1947 तक। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। भी जैसे आज़ादी आई तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ी? संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो इस पर्पज के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, हम कह रहे थे भी, हमारे फ्रीडम फाइटर कह रहे थे कि जाओ, देश छोड़ के जाओ। अब महात्मा गांधी ने वो किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। तो अब जब अंग्रेजों ने हम पे ताना मारा था कि ऐसे ही तुम देश चलाने वाले हो तो अपना संविधान बना के दिखाओ, जिस दिन आप लोग संविधान बना दोगे उस दिन हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो इस चीज को लेके हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हमारे लीडर थे, उन्होंने इस चीज को बड़ी सीरियस लिया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बोले कि ठीक है, अभी हम आपको संविधान बना के दिखाएंगे। तो संविधान बनाने की क्या चाहिए? असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो ये बनाएगी 1946 में। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से लागू हो गया था। तब ये जब संविधान बना तो ये कैसे बना?
वो कौन कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या पॉलिटी के, जिनकी रूट, जिनकी जड़ें हैं वो ब्रिटिश रूल के अंदर हैं। मतलब कौन कौन सी चीज ये अंग्रेज लेके आए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, रूल, रेगुलेशन, पॉलिसीज जब ये राज कर रहे थे तो उस टाइम लेके आए थे, और वहां से हमने क्या क्या चीजें ली, कैसे एक संविधान की नींव पड़ती है, तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब कहता है कि ये जो इवेंट हो रहे थे, जो रूल रेगुलेशन आ रहे थे पॉलिटी के अंदर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और हमारी जो राजनीति थी उनको भी उस पे भी प्रभाव डाल रहे थे। मतलब ये डिसाइड कर रहे थे कि आने वाला हिंदुस्तान का पॉलिटिकल भविष्य है, पॉलिटिकल फ्यूचर है, वो क्या होगा। तो दो तरह के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आते हैं, भी दो तरह के रूल आते हैं, एक तो कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1773 से लेके 1758 तक तो चलता है कंपनी का रूल, इसका चलता है कंपनी का रूल। और फिर उसके बाद 1758 से 1858 से लेके 1947 तक रूल चलता है फिर किसका, क्राउन रूल। मतलब कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर लेके आती है, किससे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वन से, की मोनोपोली रहेगी ईआईसी की। धीरे धीरे ये लोग ट्रेड करने लगे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। फिर देखा कि यहाँ तो सिचुएशन बहुत वीक है, पूरे हिंदुस्तान पे राज किया जा सकता है, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। हमारे राजाओं को तो कुछ पता नहीं था, सिर्फ अयासी में लीन हो गई थी, इतना वीक हो गया था, सक्सेशन की कोई पॉलिसी नहीं थी, मतलब उत्तराधिकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके, और राजाओं को, एक राजा आपस में दूसरे राजा से लड़ता तो बीच में इंटरफेयर करते, उनका समझौता कराते, बदले में जमीन लेते, रेवेन्यू लेते, और उसी राजा के यहाँ पे ये अपनी आर्मी भी रखने लग गए थे। तो उस पर्टिकुलर राजा के दरबार के अंदर क्या हो रहा है तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती थी। तो वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसमें दे रही थी आप लोगों को। तो कहता है कि चलो हम अब कंपनी रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का रूल 1773 से लेकर 1858 तक रहता है। तो इस दौरान क्या क्या कानून कंपनी लेके आती है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपनी पावर को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, जो बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नींव भी बनती है, रूट्स भी बनती हैं। तो सबसे पहले लेके आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब कि रेगुलेट करना है, तरीके से चलानी है चीजें, कैसे काम करेगी कंपनी। तो कहता है कि इस जो एक्ट की एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। कैसे, पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेप था जो टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल और रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से ये पहला स्टेप था कि कैसे हमने कंट्रोल और रेगुलेट करना है, कि जो काम काज कर रही है ना ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ट्रेड कर रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रही है, राजाओं से गिफ्ट वगैरह ले रही है, तो ये सारी चीजें भी कैसे काम करेगी कंपनी। तो ये पहला स्टेप लेके आई थी कौन, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। दूसरा, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, ठीक है, पहली बार क्या रिकॉग्नाइज किया गया कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कंपनी के, उनको अलग अलग किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग किया गया और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया। और इससे क्या हुआ, फाउंडेशन पड़ी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, देखो, हाँ, मेरा मार्कर सही नहीं चल रहा है। देखो, मान लो कि जैसे मैंने कहा ये गोल दायरा बनाया है ना, ये हो गया इंग्लैंड की गवर्नमेंट। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशन लेके आए, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो यहाँ से क्या किया इन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल पावर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो है क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह से सेंटर में, मतलब कि बात किसकी चल रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट की, भी गवर्नमेंट के हिसाब से कंपनी काम करेगी, ना कि कंपनी खुद के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। अब इस एक्ट के फीचर्स याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, उसको प्रमोशन दे दी, उसकी प्रमोशन कर दी, उसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है, क्या रख दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका नाम रख दिया। पहले क्या होता था, गवर्नर, अब बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब थोड़ी सी ऑफिस, जो बोलने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है ना वर्ड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। तो इस तरह से, और अब इतना बड़ा टर्म, इसको इतना बड़ा ऑफिस या पोस्ट दे दी, तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई भी। गवर्नर और जनरल है तो उसके नीचे काम करने वाले बंदे भी तो चाहिए, तो 4 बंदे दिए भी, ये आपको असिस्ट करेंगे। और पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो था वारेन हास्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है।
उसके बाद इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो, मैंने आपको पहले भी, इससे पहले हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ाया था। अगर आप देखोगे कि मान लो कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे बंगाल था, ठीक है, यहाँ पे मद्रास था, और यहाँ पे वो था, बॉम्बे था। अब बंगाल का जो गवर्नर था ना, प्रमोशन उसकी करी थी, उसको गवर्नर जनरल बनाया था, तो मतलब बड़ी पोस्ट थी। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर होते थे ना, वो इसके सबॉर्डिनेट कर दिए बंगाल वाले के, कि भाई आप अब वारन हास्टिंग के अंडर काम करोगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और पहले जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो इंडिपेंडेंट होती थी। देखो, जैसे मैं फिर से मैप ड्रॉ करती हूँ कि यहाँ पे आ गया आपका ये बंगाल, यहाँ पे आ गया बॉम्बे, और यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया मद्रास। तो क्या था कि पहले तो ये अपने एरिया में काम कर रहा था इंडिपेंडेंट तरीके से, ये अपने एरिया में और ये अपने एरिया में। फिर 1773 के एक्ट में क्या लेके आएगी, इसकी प्रमोशन कर दी, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और ये दोनों प्रेसिडेंसी इनके अंडर में कर दी। किसके अंडर में? वारेन हेस्टिंग या जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उनके अंडर में कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसके साथ साथ ही क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट करी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, और उनमें उसमें एक चीफ जस्टिस भी रखा गया और 3 अदर चीफ जस्टिस रखे गए। जो चीफ जस्टिस थे उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। ये आपने बताना कमेंट सेक्शन में। फोर्थ पॉइंट क्या था, इसमें प्रोहिबिट किया गया सर्वेंट को कि आपने एंगेज नहीं करना है, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, और किसी से गिफ्ट वगैरह या ब्राइबरी यहाँ के लोकल रूलर से नहीं लेने थे। तो यहाँ पे करप्शन को रोकने के लिए भी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया ना कि ये इसका जो पास होते थे, उनका दस्तक नाम का जो पास होता था उसका मिसयूज करने लग गए थे जो अधिकारी थे कंपनी के। तो इस चीज को रोकने के लिए भी इसमें कानून लेके आया गया। फिर स्ट्रेंथ करी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। इससे क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर है वो ज्यादा होगी कंपनी के ऊपर। इससे पहले तो क्या होता था कि कंपनी अपने तरीके से काम कर रही थी, वो बस एक टैक्स दे रही थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि भी इंडिया से तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के मालिक तो माला माल हो रहे हैं जो भी कंपनी में जा रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कंपनी के अंदर होड़ लगी रहती थी कि हाय हमें कैसे न कैसे कंपनी में नौकरी मिल जाए और हमारे बच्चे हैं वो इंडिया में हमारे बच्चों की पोस्टिंग लग जाए। जैसे आज के बच्चों में क्रेज है ना कि कनाडा, यूएसए, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो पहले टाइम पे इनके बच्चों में क्रेज था भी कैसे न कैसे करके भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होना है और इंडिया में पोस्टिंग लेनी है। ठीक है, तो कंट्रोल बढ़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर। कैसे बढ़ा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी गठित की गई, बनाई गई, और वो रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू के ऊपर, सिविल मैटर के ऊपर, मिलिट्री मैटर के ऊपर। इंडिया के अंदर जो भी कुछ होएगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब देखेंगे। और पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल था, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स में। गवर्नर जनरल को एक जस्टिस की पावर भी दे दी। ओके, उसके बाद एक्ट आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1781। जैसा मैंने आपको बताया ना कि भाई पहला एक्ट लेके आए ये 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई है ना, इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को सुधारने के लिए कुछ संशोधन इन्होंने करे। तो वो क्या किए, ए बिट ऑफ रेक्टिफाइड द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले में जो कमियां रह गई थी ना, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक और एक्ट पास किया, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम दिया गया अमेंडमेंट एक्ट 1781। और इसके फीचर्स क्या थे कि जो गवर्नर जनरल था एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर कैरिड एक्ट कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब कि गवर्नर जनरल था जो बंगाल का, वो अगर कुछ काम कर रहा है और उसकी मेंबर हैं जो काउंसिल के वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता नहीं ले सकता है जब तक वो ऑफिस के अंदर है। इसका मतलब कि सीधा सीधा ये था
कि अगर कुछ गलत तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं के साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके वहाँ की टेरिटरी ले ली, ट्रेड में बेनिफिट कर लिया, युद्ध कर लिया, ट्रीटी कर ली, तो उस चक्कर में कि भी इनको थोड़ा सा एग्जेम्प्ट रखा जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ किसी लंदन के राजा की थोड़ी ना जमीन जा रही थी, यहाँ तो हमारे राजाओं की जमीन छीनी जा रही थी और उस जमीन से फायदा हो रहा था डायरेक्टली गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। सिमिलरली एग्जेम्प्ट करा गया जो सर्वेंट थे कंपनी के फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। भी ऑफिस पे रहते हुए अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो फेवर में, अगर गवर्नमेंट के फेवर में है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के फेवर में है, और हमारा चाहे नाश हो जाए, मतलब इंडिया का चाहे नाश हो जाए, कोई मतलब नहीं है, बस किसको किसको मतलब वो नहीं होना चाहिए, घाटा किसको नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को घाटा नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ होता रहे, ठीक है। तो इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया, अभी इनके ऊपर भी जो एक्शन है, लीगल एक्शन, वो नहीं लेना चाहिए। फिर क्या किया कि रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूड करके, एंड द मैटर राइजिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भाई रेवेन्यू मैटर को भी अलग कर दिया, मतलब जो कलेक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि रेवेन्यू की, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिक्शन से अलग करते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अब क्या नहीं देखना है कि रेवेन्यू कितना हुआ क्या हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने को बोल दिया गया भी इस मैटर में भी आपने कोई दखल अंदाजी नहीं करना है। It provided the Supreme Court was have a jurisdiction over all the inhabitant of the कोलकाता, और भाई जो कोलकाता में रहने वाले नागरिक हैं उनके आप उनका अधिकार क्षेत्र में आप आते हो, उनके ऊपर देखना, उनके बारे में आप सोचना, बाकी काम हम कर लेंगे। It also required the court to administer the personal law of the defendant, that is Hindu were to be tried according to the Hindu law, and इन्होंने क्या किया, जो भी सी बात है कि हमारे यहाँ पे बंगाल का जो पार्टीशन भी तो इसी कंडीशन पे किया गया था ना, रिलीजन बेस पे। हालांकि इन्होंने नाम दिया था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हम जो बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक्चुअली जो इनकी पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो, रिलीजन के नाम पे। तो इन्होंने क्या किया, अभी हिंदू को ट्रीट किया जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, और मुसलमान जो कम्युनिटी है उनको ट्रीट किया जाएगा मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने क्या किया, अपील करनी शुरू करी, फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। ब्रीफ प्रोविंशियल जो कोर्ट हैं वो अब मैटर हैं वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में लेके आएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके आएंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। उस टाइम जो पिट्स थे वो क्या था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इस एक्ट में क्या कहा गया, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया, क्या, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। भी जो राजनीतिक फंक्शन थे वो अलग कर दिए, और जो ट्रेड एक्टिविटी थी कंपनी की वो अलग कर दी। और इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, बट क्रिएट ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या बोला, क्या आपने कमर्शियल अफेयर देखने हैं, और एक नई बॉडी बनाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसको बोला कि आप क्या देखोगे, पॉलिटिकल अफेयर देखोगे। समझ आ गई, मतलब कि अब दो बॉडी करे, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही थे जो रेवेन्यू पे भी, जस्टिस पे भी, सब बातों में ध्यान रखते थे, लेकिन अब क्या करना, एक बॉडी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी एक बॉडी दिखा बता दी क्या पॉलिटिकल अफेयर देखोगे। इस तरह से यह क्या बन गया, एक डबल सिस्टम बन गया, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बन गया। इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज और डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ सुपर पावर बना दिया, और इसको क्या दिया कि अपने सुपरवाइज करना है, किसको सुपरवाइज करोगे, कि जो भी काम काज है कंपनी के, चाहे वो सिविल है, चाहे मिलिट्री है, चाहे रेवेन्यू को लेके, इंडिया के अंदर भी, इंडिया में जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है, तो उसके सब काम है वो आप देखोगे। मैं कह रही हूँ बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। द एक्ट का इसका सिग्निफिकेंट क्या था, कि दो रीजन से सिग्निफिकेंस था हमारे लिए, कि फर्स्ट द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजेशन, मतलब ये ब्रिटेन का अधिकार है, ब्रिटेन की पोजेशन है, ब्रिटेन की प्रॉपर्टी, तो पहली बार ये लिखित रूप में एक्सेप्ट किया गया।
द ब्रिटिश सेकंड क्या कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी के मैटर में, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम पावर किसकी होगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786 का, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वार्न हेस्टिंग था। उसके बाद कौन आ रहा है, कॉर्नवालिस आ रहा है। ही प्लेस टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट, और इसने क्या भाई, अच्छा ये था मिलिट्री मैन था, इसने दो डिमांड रखी कि मैं तो गवर्नर जनरल तभी बन के जाऊंगा जब मेरी दो बातें मानी जाएंगी। क्या, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस। भाई काउंसिल में 4 मेंबर थे ना भाई, अगर काउंसिल के डिसीजन को मैंने ओवरराइड करना है तो मैं कर सकूँ स्पेशल केस के अंदर। पहली बात तो मुझे ये चाहिए। और स्पेशल केस क्या होते थे, मैं आपको लोगों को बता दूं कि अपनी मर्जी से राजाओं के साथ वार में इन्वॉल्व हो जाना, अपनी मर्जी से ट्रेड करना या टेरिटरी करना या ट्रीटी सॉरी टेरिटरी ऑक्यूपाई करना, ट्रीटी संधि वगैरह करना, तो ये सारी चीजें होती थी। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, अभी मैं ही सेना मतलब सेना का सेनापति मैं ही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सेना चलेगी, ना कि काउंसिल के अकॉर्डिंग चलेगी, या ऊपर से मैं आदेश का इंतजार नहीं करूंगा। तो इसलिए ये दोनों एक्शन है इसके अंदर लिए गए। फिर उसके बाद आता चार्टर एक्ट 1793 का। अब आने लगे चार्टर, और ये जो चार्टर एक्ट है ना, ये 20-20 साल के एक एक्ट होने लगा। मतलब ये क्या करते थे, जैसे आसपास के लोकल लीडर हैं वो प्रोटेस्ट करते, या कि लोगों को थोड़ा सा वो होता ना, पढ़े लिखे लोगों को जो थोड़े से बहुत समझदार थे कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये गलत कर रहे हैं, तो फिर क्या शुरू हो जाता था कि भी धीरे धीरे, नहीं नहीं थोड़ा सा वो लॉलीपॉप वाले जैसे होता था, अभी कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाते थे, थोड़ा सा नहीं आपके लिए भी कर रहे हैं, ये सबके लिए फायदेमंद है चीजें, इस तरह से करके थोड़े टाइम के लिए मैटर को दबा देते थे। और फिर चार्टर एक्ट जब ये लाने लगे ना चार्टर, तो 20-20 साल के बाद फिर नया ला आता था। ये एक बार लेके आ गए लो, उसके बाद 20 साल बाद ही आएगा, तब तक तो फिर वेट ही करते रहो। ऐसा नहीं था कि यार 5 साल में वो आएगा कि आपका नंबर आ जाएगा, इलेक्शन लड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं था। इस एक्ट के क्या फीचर थे, इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। तो इस एक्ट में क्या किया क्या कि एक्सटेंड कर दी गई इसकी पावर, किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, मतलब सबकी ये पावर बढ़ा दी गई इस एक्ट के अंदर। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर, ज्यादा पावर मिल गई, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेटेड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ का जो गवर्नर था लॉर्ड वार्न हेस्टिंग, तो इसके अंडर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को रख दिया गया था। तो अब जो ये एक्ट आता है, तो इसमें क्या होता था, ज्यादा पावर और भी मिल गई किसको, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको। ठीक है। इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की मोनोपोली है उसको भी इसने बढ़ा दिया। वो कितने समय के लिए, 20 साल के लिए। मैंने आपको बताया था ना 20-20 साल का चार्टर लेके आते थे। इट प्रोवाइड द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। तो इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है, कमांडर इन चीफ, वो काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए इस पोस्ट पे। इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देयर स्टाफ वर सो टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। और एक काम क्या करते थे, देखो ये क्या करते थे कि बंदे की पोस्ट कुछ भी बना देते थे, और उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा। मतलब ब्रिटेन से इनको सैलरी नहीं मिल रही थी, हमारे यहाँ के जो इंडियन रेवेन्यू से इनको सैलरी दी जा रही थी, हमारे यहाँ पे ये ऑफिसर्स बन रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। इसमें ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की, वो अबोलिश कर दी गई भी, आप ट्रेड में मोनोपोली अब आपकी नहीं रहेगी। दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश, भी कोई भी ब्रिटेन से व्यापारी आएगा, वो कंपनी आएगी वो यहाँ पे, जैसे कि अब मैं आपको करंट का एग्जांपल दूंगा। अगर अब कह दें जैसे कि ऑलमोस्ट अडानी और अंबानी की मोनोपोली हो गई है इंडियन मार्केट के अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एनर्जी की फील्ड हो, ऑयल की फील्ड हो, टेक्सटाइल की फील्ड हो, कोल माइनिंग की फील्ड हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, तो ये दो ही मतलब मेजर प्लेयर रह गए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की मोनोपोली हो गई है।
अब इन दोनों ऐसा कोई पॉलिसी निकाल दी इंडियन गवर्नमेंट भी, किसी की भी मोनोपोली नहीं रहेगी, जो बेस्ट करेगा वो और जो अच्छा करेगा वो आके अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी आएगी तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। और जो कंपनी की मोनोपोली सिर्फ चाइना तक, चाय और चाइना में रहेगी, टी इन ट्रेड विद चाइना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाय तक ही सीमित रख दी गई, चाइना तक ही सीमित रख दी गई। ये कब हुआ था? ये 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ था। ये ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी को भी बुलाया गया कि भाई लोगों को वो करो, एनलाइट करो। लोग तो यहाँ तो इंडिया के पागल ही हैं, जैसे हम तो इनके लिए मूर्ख थे कि यही कहते हैं ना, एक वाइट स्किन का वो इनका कंसेप्ट था कि यही बस भगवान ने इनको ही भेजा है सबको सभ्य बनाने के लिए। मतलब ये कहते भी थे कि हम दुनियादारी को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, जैसे इनसे पहले तो किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी। आज भी देखो तो टिश्यू पेपर से टॉयलेट अगर जाते तो टिश्यू पेपर का यूज करते, पानी का यूज भी नहीं करते हैं आज भी। तो अब देख लो सभ्य कौन है और असभ्य कौन है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन द इंडिया। और इसमें क्या किया, इन्होंने क्या कहा भी वेस्टर्न एजुकेशन है वो दिया जाए, जो ब्रिटेन की टेरिटरी के अंदर जो इंडियन लोग आते हैं उनको। ये कहते थे ना कि भाई मतलब हमने ऐसे लोग ऐसे इंडियन ऑफिसर तैयार करने हैं जो रंग रूप से तो इंडिया के लगे लेकिन सोच से हाँ वो ब्रिटेन के होने चाहिए, खून है उनमें ब्रिटेन जैसा होना चाहिए, ब्रिटेन की सोच होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा होना चाहिए। फिर ऑथराइज किया लोकल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर टू इम्पोज टैक्स ऑन अ पर्सन। भाई टैक्स का कंसेप्ट लेके आए और पनिश भी कर सके अगर वो टैक्स वगैरह पे ना कर पाए तो। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा है ना। इसमें क्या कहा गया, नहीं छोटा छोटा तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अब पहले क्या किया इन्होंने कि जो गवर्नर होता था, सिर्फ गवर्नर नाम की पोस्ट होती है कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास का, बॉम्बे का, इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, एक प्रमोशन हुई। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट बना दी है। तो देखने में अच्छा लग रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है कि अच्छा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये। अनवेस्टेड हिम ऑल सिविल मिलिट्री पावर इनको दे दी गई। और फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी भी। आप सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, विलियम बेंटिंग बना था, याद रखना। और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वार्न हास्टिंग। उसके बाद कौन आया, कॉर्नवालिस आया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपकी पोस्ट पे सबसे पहले आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा इसमें क्या कहा गया कि इसने डिप्राइव कर दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कि यहाँ पे और भी इनकी पावर छीन ली गई कि आपको कोई कानूनी पावर बनाने का अधिकार नहीं है, कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, भी कानून जो जो भी संधि करनी है, वार करना है, कुछ भी करना का जो फैसले लेने हैं वो कौन लेगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेगा। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन, और इससे पहले के जो लॉ थे उनको रेगुलेशन कहा जाने लगा। लेकिन इस जो चार्टर एक्ट 1833 का था, इसके अंडर जो चीजें आने लगी उनको क्या कहा जाने लगा, फिर एक्ट के नाम से जाने लगा। ठीक है, इससे क्या, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। मैंने आपको बोला था ना पहले वाले में तो क्या किया था, 1813 वाले में तो इन्होंने बोल दिया था कि मोनोपोली खत्म कर दी जाती है और आप सिर्फ जो मोनोपोली रहेगी वो ट्रेड आपका रहेगा चाइना के साथ टी के अंदर, बाकी तो आपकी खत्म कर दी गई है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी खत्म कर दी गई। अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बॉडी बन के रहेगी, मतलब ये ट्रेड व्रेड भी नहीं करेगी। और जो प्रोवाइडेड द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाई इन हिज ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, मतलब अब कंप्लीटली है जो आ, ये ऑक्यूपेशन जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन जुटाई थी और जो भी कब्जे करे थे जमीनों पे, वो सारी अब किसके नाम पे आ गई, वो अब आ गई किंग के नाम पे, क्वीन के नाम पे। ठीक है,
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट। मतलब भी अब तक जो कंपनी के अंदर लोग भर्ती होते थे वो सिर्फ इंग्लैंड के भर्ती होते थे, यहाँ पे कंपटीशन को ओपन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कि अब इंडिया के लोग भी एग्जाम दे सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट है वो ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। यूपीएससी टाइप वाला सिस्टम था इनका ये। लेकिन यहाँ पे डिबार कर दिया गया कि डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। जो पहले डिबार किया गया था ना कि आपको यहाँ कंपनी के अंदर एंट्रेंस नहीं है, लेकिन 1833 में ओपन कर दिया गया। However, this provision was neglected after opposition from the court of director। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर इंडियंस को हम भर लेंगे अच्छी टॉप मोस्ट पोस्टों पे, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, हम इंडिया में ऑक्यूपाई कैसे करेंगे, बेनिफिट कैसे लेंगे, ये तो लेने नहीं देंगे। ये हमारे इस तरीके से थोड़ी ना सोचेंगे। अगर इनके अंदर देश प्रेम की भावनाएं जाग गई तो फिर समस्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चार्टर एक्ट 1853 का। आज के लिए इतना ही।